हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। यूपी लेखपाल का सेट नंबर 7 होगा ये। आप प्लेलिस्ट में जाकर के टेस्ट नंबर 6 तक सॉल्व कर सकते हैं और ये 7th नंबर टेस्ट है। सबसे पहले हिंदी सेक्शन देखेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे अदर ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, आप इस पर जुड़ सकते हैं। ट्विटर पर जो लोग जुड़ जाएंगे उनको माइंड मैप्स यहाँ पर लगातार शेयर किए जा रहे हैं। ये हमारा हैंडल है, इस पर आप जरूर जो है अगर ट्विटर पर हैं तो हमसे जुड़ जाइए, हमको फॉलो कीजिए। हिंदी सेक्शन से पहला हमारा सवाल है, शा, सा और हा, ये जो वर्णों का समूह है निम्न में से किस प्रकार के व्यंजन के अंतर्गत आता है बताना है। यहाँ पर प्रकार दिया हुआ है आगत, ये नहीं होगा। आगत में तो आपका इस तरीके के आते हैं स्वर। उसके बाद जो है संयुक्त, संयुक्त में क्ष आता है, त्र आता है, ज्ञ आता है और एक और आता है। 4 होते हैं आपके संयुक्त वाले। ऊष्म व्यंजन है ये जो शा, सा, हा दिखा रहा है, ये सारे आपके ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगने से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। ऊपर के दांतों से जो है जीभ जब टकराती है तो वो होते हैं आपके दंत व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी, दंत, ऑप्शन नंबर डी। दंत व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका ता, जैसे था, जैसे दा, जैसे धा और ना। आप देख रहे होंगे बोलते समय भी आपकी जो है दांत जो है ऊपरी दांतों से जीभ टकरा रही होगी। आगे, किस प्रकार के वाक्य में किसी भी बात का होना पाया जाता है। ये होता है आपका विधानार्थक वाक्य में, ऑप्शन नंबर बी। किसी बात का होना पाया जाता है विधानार्थक वाक्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्र उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, तो प्रमेय में जो है आपका प्र उपसर्ग लगा है और उसके बाद आपका प्रमाद में भी प्र उपसर्ग लगा है, प्रक्रम में भी प्र उपसर्ग लगा है, लेकिन प्रतिबंध में प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है, यहां पर प्रा नहीं है खाली। तो हमारा सर करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही है। इसमें प्रा उपसर्ग नहीं है, प्रति उपसर्ग है। दो अलग अलग भाषाओं से मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। संकर शब्द है आपका ऑप्शन नंबर सी। संकर नाम से पता चल रहा है। संकर शब्द का उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रेलगाड़ी, तो रेल यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी यहाँ पर हिंदी का, तो ये हो गया रेलगाड़ी। उड़न तस्तरी में उड़न जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है इतना, और बात का जो है आपका दूसरी भाषा का शब्द है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक और शब्द बनाते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए लिख दें हम जांच करता, जांच करता, करता तो जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन जांच जो है ये आपका है फारसी भाषा का शब्द। तो ये है यहाँ पर, ये बनते हैं आपके शंकर शब्द, संकर शब्द। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, झीलों, गांवों तथा संबंधियों के नाम किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, झील और गांव तो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, तो झीलों का और गांवों का नाम तो जो है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर झील का नाम होता है, जैसे चिल्का लेक, वूलर लेक, प्रत्येक गांव का नाम होता है अलग अलग। लेकिन संबंधियों का नाम जो है वो आएगा आपका जातिवाचक में। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। जातिवाचक में क्यों आएगा, क्योंकि संबंधियों का नाम जैसे मान लीजिए नाना है, जो मेरे दोस्त का नाना है वो मेरा नाना थोड़ी ना होगा, वो तो कोई अलग व्यक्ति होगा। मेरे दोस्त के मामा है वो कोई जो है दूसरे अलग व्यक्ति होंगे। दोस्त के चाचा हैं वो अलग व्यक्ति होंगे, मेरे चाचा अलग व्यक्ति होंगे। तो ये जो है जातिवाचक में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में संबंधियों के नाम नहीं आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द है आपका पेड़। ठीक है, घड़ी चलती है, जो है कुर्सी लाई जाती है, रखी जाती है, खरीदी जाती है, बेची जाती है, गाय जाती है, गाय आती है। पेड़ जो है खड़ा रहता है एक जगह पे, ऑप्शन नंबर बी। तो ये पुल्लिंग शब्द है, हम इसके साथ पुल्लिंग क्रिया यूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस के समान परंपरागत विशेषण को दर्शाता है। जब भी हम हंस किसी को बोलेंगे तो उसकी सुंदरता का बखान करेंगे, हंस के समान सुंदर, ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुकरणात्मक क्रिया है। अनुकरणात्मक क्रिया है आपका हथियाना, ऑप्शन नंबर सी। पुरस्कार में कौन सी संधि है। तो पुरस्कार में आपकी अगर देखें, अगर आपको पता है इससे बनता है, तो यहाँ पर जो 2 विसर्ग आ रहे हैं ये विसर्ग संधि है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। पुरस्कार जो बना है ये विसर्ग संधि से बना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर 1। यू, वी एंड डब्ल्यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 18 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। अगर अकेले काम करने की बात करें तो यू कर देगा 12 दिन में, वी करेगा 18 और डब्ल्यू करेगा 15 दिन में। तो टोटल काम हम कितना मान लें, 12, 18, 15 का LCM
जो कि हो जाएगा यहाँ से 180। अब ये जो u है 12 दिन में 180 यूनिट करता है, तो एक दिन में 180/12 यानी 15 यूनिट काम करेगा, 15 यूनिट्स पर डे। अब v देख लीजिए आप, ये 18 दिन में 180 यूनिट करता है, तो एक दिन में 10 करेगा, उसी तरीके से 180/18। ऐसे ही w करेगा 15 दिन में 180, तो एक दिन में 12 यूनिट। काम की शुरुआत करी v ने और 3 दिनों तक काम किया, तो v जो है एक दिन में करता है 10 यूनिट, तो 3 दिन में 30 यूनिट कर चुका है। बाकी काम कितना बचा है, 180 - 30 यानी 150 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। इस काम को करने कौन आएगा, इस काम को करने w आएगा, जो कि 40% काम करके जाएगा। तो W ने 40% काम किया, तो कितना परसेंट इसने छोड़ दिया, 60%, यानी 3/5। इस बचे हुए 150 यूनिट का 60% बाकी है, यानी कि 90 यूनिट काम अभी भी बाकी है। इस 90 यूनिट बचे हुए काम को U कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, ये बताइए। 90 यूनिट काम आपको U से करवाना है। U एक दिन में 15 करता है, तो 6 दिन में 90 कर देगा। 6 दिन के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 5.8 डेज। बी को टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर एग्जैक्टली 6 आ रहा है। द सम ऑफ 4 नंबर्स इज 140। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा नंबर। चारों मिला के 140 हैं। द सेकेंड नंबर इज 50% मोर देन द फर्स्ट। फर्स्ट अगर 100 है, सॉरी, फर्स्ट अगर 100 है, फर्स्ट यहाँ पे है तो इधर लिखना था, इससे 50% ज़्यादा यानी 150 हो जाएगा दूसरा नंबर। द फर्स्ट नंबर इज 75% ऑफ द थर्ड। ये जो पहला नंबर है वो किसी चीज़ का 75% है, किसी चीज़ यानी तीसरे नंबर की वैल्यू का। 75% 100 है, शुरू में कोई चीज़ कितनी मानी जाती है, 100%। ये बताइए ज़रा कितना होगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल ली। 25 तिहाई 25 चौके, ये आ जाएगा 400/3। द फोर्थ नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट। पहला हमारा नंबर 100 है, चौथा वाला इसका डबल हो जाएगा 200। चारों तरफ 3 का गुणा कर लीजिए आप, ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए। ये 300, 450, 400 और 600। सारे जीरो काट दीजिए, बिकॉज हम रेशियो लेने में इंटरेस्टेड हैं। 5 6 जा, 5 9 जा, 5 8 जा, 5 12 जा। ये सभी हमारे पास नंबर आ चुके हैं। ये सब मिला के कितने हैं, 12 8 20 9 29 6 35। लेकिन हमारे पास सभी मिला के नंबर 35 9 के 140 हैं। 35 चौके 140। हर एक चीज़ को 4 गुना करके आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कितना है, लेकिन हम उसी का 4 गुना करेंगे जो कि हमसे पूछा गया है। व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले दूसरे के बीच में कितने का डिफरेंस है, लेकिन पहले दूसरे नंबर पता भी तो करिए। 6 का 4 गुना 24, 9 का 4 गुना 36। 12 का अंतर है कि नहीं, 12 का स्क्वायर कितना है, 144। बी। सुंदर पेज 1/5 ऑफ हिज मंथली सैलरी इन हाउस रेंट। 1/5 का मतलब हुआ 20%। जितनी वो सैलरी पाया उसका सबसे पहले इसने 20% किराया दे दिया, तो इसके पास रह कितनी गई, बाकी की 80% यानी 4/5। ये इसकी बची हुई सैलरी है। 25% ऑफ द रेस्ट, ये जो बची है इसका 25% फिर खर्चा कर दिया, तो ये जो बची है इसका कितना परसेंट उसने अभी भी बचाया, 75% यानी 3/4। अभी भी इतनी सैलरी इसके पास है। ही ऑल्सो स्पेंड 15% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन चिल्ड्रन फीस। अब 15% इसका नहीं खर्च किया है, 15% शुरू में जो सैलरी थी उसका खर्च किया है। लेकिन इनिशियल सैलरी का ये 20% भी तो खर्चा किया था, तो 20 15 35% खर्चा हो चुका था। उसके बाद इस 25% की बारी आती है, तो इसको कैंसिल करेंगे। x का 35% खर्चा हो चुका है, तो बचा कितना है, 65%। 65/100 यानी 13/20।
5 से ऊपर नीचे काट दिया। ये जो इसके पास सैलरी बची है इसका 25% और खर्च हुआ, 75% अभी भी बच गया। फाइनल इसके पास कितना बचा, 8100। ये 2700 बार में गया। अगर ये 2600 होता तो 200 बार में आराम से काट देते और ये टोटल 16,000 सैलरी आ जाती। लेकिन 16,000 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी बिकॉज ये 2600 नहीं, 100 ज़्यादा है, 2700 है। 16,000 से हल्की सी ऊपर कौन सी सैलरी है, डी, 18,000। एम एंड ओ पी एंड आर, एम एन ओ पी क्यू आर, मतलब ये 6 लोग हैं किसी परिवार में। उस परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं। अब उसके बाद आपको कंडीशन दी हैं, इन्हीं कंडीशन के आधार पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। क्यू इज़ अ टीचर मैरिड टू अ डॉक्टर। क्यू एक टीचर है और इनका विवाह हुआ है डॉक्टर के साथ, जिनका नाम फिलहाल हमको नहीं पता है। हु इज़ द मदर ऑफ ओ एंड आर। डॉक्टर का नाम भले ही ना पता हो लेकिन डॉक्टर एक मदर है, इस वजह से ये पक्का फीमेल होंगी। और ये मम्मी किसकी किसकी हैं, ओ और आर की। इसका मतलब ओ और आर आपस में भाई बहन होंगे बिकॉज इनकी माता पिता एक ही हैं। बिकॉज इनकी माता कॉमन है तो दोनों लोग आपस में भाई बहन में से कोई एक होंगे। एन इज अ लॉयर मैरिड टू एम। एन का विवाह हुआ है किसके साथ, एम के साथ। एन और एम आपस में पति पत्नी है, जहां पे वकील कौन है, एन, लॉयर है। ये बात यहां पे है। देयर इज अ हाउस वाइफ इन दिस फैमिली। इस फैमिली में जो भी मैरिड कपल हैं इनमें से एक हाउस वाइफ भी है। अपने पास मैरिड कपल 2 आ चुके हैं। सबसे पहले मैरिड कपल की अगर हम बात करें तो एक टीचर एक डॉक्टर है और दूसरे में एक लॉयर है और एक पता नहीं कौन है। तो पता नहीं, इनको सीधे हाउस वाइफ दे दीजिए बिकॉज सवाल में दिया हुआ था कि इन 4 लोगों में एक पक्का हाउस वाइफ होंगी और हाउस वाइफ यानी कि महिला, तो एन होंगे पुरुष। ये बात यहां पे हो गई। देयर इज अ स्टूडेंट एंड एन इंजीनियर इन दिस फैमिली। इस परिवार में एक स्टूडेंट है, दूसरा इंजीनियर। कौन क्या है फिलहाल हम लोगों को नहीं पता है। इफ द इंजीनियर इज नॉट अ वुमेन। इन सबों में जो महिला है वो इंजीनियर नहीं है, तो बताइए इनमें से हाउसवाइफ कौन है। तो हाउसवाइफ में हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि एम हम लोग निकाल चुके हैं, एम यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए सिलोजिज्म का। ऑल एलिफेंट्स आर हॉर्सेस। जितने भी एलिफेंट हैं सब के सब घोड़े के अंदर आ चुके हैं और जितने भी घोड़े हैं वो सब के सब आ जाएंगे डियर में। पहला कंक्लूजन देखिए, ऑल एलिफेंट्स आर डियर। एलिफेंट वाला ये जो छोटा सर्कल है ये पूरे डियर वाले सर्कल में पूरा घुस चुका है। इसका मतलब इसका हर एक पार्ट डियर में आता है। ये एकदम सही है। ऑल डियर आर एलिफेंट। ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज डियर जो है वो सबसे बड़ा गोला है जो कि सबसे छोटे गोले के अंदर कैसे आ सकता है, ये गलत है। तो इसमें पहला कंक्लूजन एकदम सही है लेकिन दूसरा हो जाएगा गलत। ओनली फर्स्ट फॉलोस, ऑप्शन सी। केवल यहां पे पहला निष्कर्ष ही सही है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग का। डिस्टेंस का कोड ये है तो सैटरडे का क्या होगा। यहां पे डी आई है, इधर आई डी है, मतलब उल्टा कर दिया। तो ये जो एस ए है इसका ए एस हो जाएगा। ए एस हमें यहां पे और डी में मिल रहा है, बाकी दोनों में नहीं मिला, तो इन दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए। उसके बाद है एस टी। तो एस टी का टी यू बना दिया, एस से टी और टी से यू बना दिया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, मतलब ठीक अगले वाला। तो ये जो टी है इसका यू बन जाएगा और यू का बन जाएगा वी। तो यू वी इधर आना चाहिए। दोनों में ही अभी तक आ रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहां पे देखिए ए एन, इधर है बी ई, तो ए का बी बना दिया। तो हम भी
आर का एस बना देते हैं। अब यहाँ पे ये लोग ई कहाँ से लाए हैं, ई इधर से उठा के लाए हैं, तो इधर से उठा के हम क्या ला पाएंगे, वाई। तो ए एस यू वी एस वाई, ए एस यू वी एस, ए नहीं चलेगा, वी एस वाई चलेगा, ऑप्शन डी। इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, 49 लोग हैं किसी क्लास में, इनमें से एक स्टूडेंट है अश्वनी, इसकी रैंक सुभाष से 10 स्थान आगे है, आगे मतलब इंप्रूवमेंट है रैंक में। अगर मान लीजिए सुभाष की रैंक 11 है, 11 ही क्यों माना अभी पता चलेगा, तो अश्वनी की रैंक 10 स्थान ऊपर है, इस बात का मतलब क्या है, उसकी रैंक 1 है। अगर आप शुरू से देखेंगे तो रैंक की वैल्यू जिसकी कम आती है उसकी रैंक बढ़िया मानी जाती है, लेकिन अगर आप नीचे से रैंक की बात करें ना, तो जो बंदा स्कूल में नीचे से फर्स्ट आता था, आपको अपनी स्कूल लाइफ याद होगी, जो नीचे से फर्स्ट आता था वो ऊपर से क्या होता था, फेल होता था। तो वही बात यहाँ पे है कि नीचे से जिस बंदे की रैंक की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी रैंक बढ़िया मानी जाएगी। इफ द रैंक ऑफ सुभाष इज 19th फ्रॉम द एंड, सुभाष की रैंक अंत से 19वीं है और रैंक किसकी ऊपर है, अश्वनी की 10 स्थान ऊपर है, तो जाहिर सी बात है अश्वनी की लास्ट से रैंक होगी 29, बिकॉज इसकी 10 स्थान ऊपर है। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि नीचे से जिसकी रैंक की वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी रैंक बढ़िया मानी जाएगी। अश्वनी की आखिर से रैंक है 29 और उसकी शुरू से रैंक आपसे पूछ रहे हैं। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, जिसे आप लिख सकते हैं टॉप प्लस बॉटम -1 भी। टोटल स्टूडेंट 49 हैं, टॉप से रैंक बतानी है, बॉटम से में 29 पता है -1, 50 में 29 गया तो बच गया 21, ऑप्शन बी। 20 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था, तो तारीख एज इट इज उतारते हैं, दिसंबर का कोड लिखेंगे, कोड की लिस्ट आपको दे देता हूं 033 614 625 035, ऐसे ही याद करते हैं। ये पहला महीना और ये 12वां, दिसंबर कौन सा महीना है 12वां, उसका कोड होगा 5, 20 खत्म दिसंबर खत्म। 1990 को आप लिख सकते हो 1900 + 90, जहां पे ये जो 1900 है उसका मुझे कोड लिखना पड़ेगा। इसके कोड की लिस्ट है 6420 16 17 18 19, हम किस में खड़े हैं 1900 समथिंग में, इसका कोड होगा 0। 1900 का भी काम खत्म, ये जो 90 है इसको एज इट इज उतार लिया जाता है। अब इन 90 में कितने लीप ईयर हैं ये पता करते हो आप, 90 को 4 से डिवाइड करके क्वोशंट लिख के, मैक्सिमम क्वोशंट लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 22 चौके 88 होता है, ये मुझे पता है, तो 22 लिख देता हूं। आप अलग अलग वैल्यू को 7 से काट के रिमाइंडर लिखिएगा। 7 दूनी 14 पूरा कट गया, 6 बचा, 5 खुद ही छोटा है 7 से, 0 भी उससे छोटा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 7 से 12 बार में 84 कट गया, 6 इधर भी बच गया, 7 या 21 कटा, 1 बचा, 6 1 7 कैंसिल, 6 5 11, 7 से काटा तो 4 रिमाइंडर बच गया। 4 किसका कोड होता है, थर्सडे का, ऑप्शन ए। उसके बाद 11 नंबर जिसमें हमसे पूछा है कि बैटरी का इनमें से कौन सा कार्य है, तो पहला है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इसको देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी आप उससे निकालते हैं क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। मोटर में आप बिजली देते हो और वो घूमने लगती है, यही यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये तो हमारा आंसर हुआ नहीं। दूसरा है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, आप किसी चीज को घुमा देते हो और बदले में आपको बिजली मिलती है, ऐसा होता है जनरेटर में, जिसे डायनमो भी कहा जाता है, लेकिन बैटरी में तो ये होता नहीं है। तीसरा है केमिकल से इलेक्ट्रिकल, बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो है केमिकल और बदले में आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उससे चल जाते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिकल। ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। एग्जाम में कल को ऐसा भी सवाल आ सकता है कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन बैटरी में कब होता है, तो डिस्चार्ज होते टाइम, यानी उससे एनर्जी बाहर निकालते टाइम। और चार्ज करते टाइम क्या होता है, बिजली आप उसमें देते हो और वो केमिकल एनर्जी बन के स्टोर हो जाती है।
तो अगर इलेक्ट्रिकल से केमिकल दिया होता तो ये तब होता जब बैटरी चार्ज हो रही होती। टंगस्टन मेटल, जिसका फिलामेंट बनता है बल्ब का, मतलब इसी वाले मेटल का यूज करके आप बल्ब का फिलामेंट बना देते हो। ये जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब है तो ये वाली चीज जो जलती है ना, इसी को बोलते हैं फिलामेंट, और ये किसका बनता है? टंगस्टन का। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी आसानी से पिघलेगा नहीं कितना भी टेम्परेचर आप देते रहें। तो बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज़्यादा होगा, 5,500 के पास देखिए बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 समथिंग। तो ऑप्शन डी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। 5,500 यानी 5555, ये एकदम ठीक है। 3,500 के आसपास की वैल्यू है 3422, इसी वजह से ऑप्शन डी। इनमें से कौन से विकल्प में आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखने को मिलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब है कि अगर एक से दूसरी बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है तो दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, यानी दोनों की दोनों बॉडी एक दूसरे को टच करनी चाहिए। ऐसे वाले फोर्स का एग्जांपल आपको देना है तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दो वस्तुओं के बीच में तभी लगता है जब वो एक दूसरे को टच कर रही होती हैं। और दूसरा है मस्कुलर, यानी किसी चीज को धक्का देना, तो धक्का देने के लिए टच भी तो करना पड़ेगा ना, इसी वजह से 1 और 4 ऑप्शन डी। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगता है और ये दुनिया का सबसे वीक फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स अगर आपसे पूछ लें तो आप कहेंगे ग्रेविटेशनल। अगर कभी एग्जाम में स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ लें तब आपका आंसर उस समय हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। इनमें से कौन सा रोग सैल्मोनेला टिफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है? तो यह है टाइफॉइड, ऑप्शन ए। टाइफॉइड का बैक्टीरिया आपके सामने लिखा है सैल्मोनेला टिफी। अगर आपसे कॉलेरा किस बैक्टीरिया की वजह से होता है ये पूछ लें तो इसका आंसर हो जाएगा विब्रियो कॉलेरे, CHOLERAE। ये बैक्टीरिया होता है कॉलेरा यानी हैजा, जिसकी वजह से होता है। लेप्रोसी भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है और इसके पीछे जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, LEPRAE। और ये जो कोड होता है लिप्रोसी, इसको हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये जो प्लेग है ये भी बैक्टीरिया जनित बीमारी है और इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है यर्सीनिया पेटिस। और मेडिकल इतिहास में ऐसा देखा गया है कि जितने भी बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं इनकी वैक्सीन जल्दी बन जाती है एज कंपेयर टू वायरस वाले रोगों के। शतपथ ब्राह्मण में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड मेंशन है जिसका नाम है महिषी। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है राजा की पत्नी यानी रानी। रानी को ही महिषी कहा गया है, सी। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के इतिहास में, मतलब जो भी वैदिक कालीन सभ्यता थी उसके इतिहास में अगर हम बात करें तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी पूरी जानकारी इस वाली संकलन से हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। और वेदकालीन इतिहास में जितनी भी चीजें थी उस टाइम पे पॉपुलर, जैसे क्या वहां का रहन सहन था, कल्चर, क्या वहां पे रीति रिवाज थे, स्पेशली जो बलि देने की प्रथा है, और जो पुरानी हिंदू माइथोलॉजी है जो आज भी आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगी, ये सब चीजें वैदिक कालीन इतिहास में हमें देखने को मिलती हैं। इनमें से कौन सी ऐसी जगह है इंडिया में जहां पे दशावतार मंदिर स्थित है? दशावतार मंदिर लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है और उनके 10 के 10 अवतारों का वहां पे वर्णन है, उन सभी की मूर्ति भी है ऐसा कहा जाता है। तो ये देवगढ़ में पड़ता है जो कि ललितपुर रेलवे स्टेशन से 33 किलोमीटर दूर है। ललितपुर एक छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ, जो कि झांसी रेलवे स्टेशन से 1 घंटे की दूरी पे है। ललितपुर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, डी। इसके अलावा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खजुराहो के मंदिर, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है।
गुलाम वंश का कौन सा ऐसा शासक है जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? बिकॉज वो लाखों रुपए ऐसे ही दान में दे देता था। इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिन्होंने कुतुब मीनार की स्थापना की थी। मतलब इसको बनना चालू इन्हीं ने करवाया था, लेकिन इसके बनने से पहले ही ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और आगे जाके पूरा कुतुब मीनार बनवाया इल्तुतमिश ने। तो जिस शासक की यहां पे बात हो रही थी उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। मध्यकालीन भारत इतिहास में दो प्रसिद्ध आक्रमणकारी हुए हैं और ये दोनों आपके ऑप्शन में हैं भी। एक है तैमूर लंग और दूसरा है महमूद गजनी। महमूद गजनी वही है जिसने इंडिया में कुल 17 बार आक्रमण किया और जो सबसे फेमस आक्रमण है इसका वो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। उस समय देश का ज्यादातर सोना और सोने के आभूषण वहीं पे पाए जाते थे और ये सभी ये लूट के ले गया था। इसके अलावा तैमूर लंग साल 1398 में दिल्ली आया था और वहां पे बहुत भीषण लूटपाट की, शायद इतिहास में कभी किसी ने ना की होगी। और इसका नाम लंग इस वजह से पड़ा क्योंकि ये युद्ध में लड़ते लड़ते इसका पैर काम करना बंद कर दिया था, ये लंगड़ा हो गया था बेसिकली। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मध्यकालीन रूरल रहा है इंडिया में, और इसलिए क्योंकि इसने दिल्ली का जो राज्य है वो सीधे सीधे साउथ इंडिया तक पूरा फैला दिया था। साउथ इंडिया में इसने देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल, इतनी फेमस जगह इसने जीत ली थी। इनमें से कौन है जिन्होंने एक फेमस किताब लिखी थी 1857 करके, और ये पब्लिश हो चुकी थी 1957 में। इस किताब को लिखने का श्रेय जाता है सुरेंद्र नाथ सेन को, ऑप्शन ए। आधुनिक भारत इतिहास में इनका नाम सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने ये वाली किताब लिखी थी। बाकी एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी हमारे सामने है एनी बेसेंट, जो कि ब्रिटिश की एक सोशल वर्कर और स्कॉलर थी, इंग्लैंड की रहने वाली थी ये। और उसके अलावा ये इस वजह से भी फेमस है क्योंकि साल 1917 में कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन हुआ था ना, उस समय कोलकाता वैसे कैलकटा था, तो कैलकटा सेशन जो 1917 है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट बनी थी। और ऐसा होने के बाद ये देश की पहली ऐसी प्रेसिडेंट बन गई थी जो कि विमेन है। देश की सबसे महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे एग्जाम में कभी, तब आप आंसर करेंगे एनी बेसेंट। और अगर आपसे इंडिया की पूछ लें तो ये है सरोजिनी नायडू, जिन्हें कोकिला नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू जो कि साल 1925 के सेशन में अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और ये वाला सेशन कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो अगर आपसे भारत की सबसे पहली प्रेसिडेंट पूछ ले तब आप आंसर करेंगे सरोजिनी नायडू। आई थिंक काफी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तीसरी फेमस पर्सनैलिटी है विनय दामोदर सावरकर, और ये आजकल बहुत चर्चा में भी रह रहे हैं क्योंकि ऐसे कई सारे लोग सामने आए हैं जो इन्हें देशभक्त कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी सामने आए हैं जो इन्हें देशद्रोही तक करार देते हैं। सबके अपने अलग अलग मत हैं। ये वही सावरकर हैं जिन्होंने हिंदुत्व के कंसेप्ट की सलाह दी थी सबसे पहले। हिंदुत्व वाला जो कंसेप्ट है, जो फीलिंग अंदर से आती है, उसके जनक यही माने जाते हैं। और इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी की शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत किसने की थी? वीडी विनायक दामोदर सावरकर ने। उसके अलावा रमेश चंद्र माजुमदार, ये भी उसी युग के हैं, मतलब आधुनिक भारत से संबंध इनका भी है, उसी के समकालीन है, लेकिन ये इतनी फेमस पर्सनैलिटी नहीं थी। और ये उस समय हिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे, और कई सारी किताब इन्होंने लिखी हैं जो कि आपको नेट पे अलग अलग मिल जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 19 नंबर, जो कि करंट अफेयर का सवाल है। इनमें से कौन है जिनको अभी अभी साल 2019 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो ये एक महिला है, इनका नाम है मेजर सुमन गवानी। ये वही मेजर सुमन गवानी है जिन्हें 2019 में
सूडान में देखा गया था। क्यों? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो कि सूडान में हुआ था, इसमें इन्होंने पीस कीपर का रोल निभाया था। उसमें कई सारे पीस कीपर थे जिनमें ये भी शामिल थे, इस वजह से ये फेमस है। बाकी बिपिन रावत का भी नाम काफी पॉपुलर है क्योंकि साल 2019 लास्ट तक वो हमारे आर्मी के चीफ थे। जो भारत की थल सेना है, जमीन पे चलने वाली सेना, उसके ये प्रमुख थे, आर्मी चीफ थे ये। इनकी जगह किसने ली है? यानी कि इस समय आर्मी चीफ कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने इस समय हमारे आर्मी चीफ हैं। इससे पहले थे बिपिन रावत। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने फेसबुक के साथ टाई अप किया है ताकि वो अपने ऑफलाइन रिटेलर का मतलब यह है कि जहां से ये सामान मंगवाते हैं आमने सामने, यानी इनको किसी को भेज के डिलीवरी का ऑर्डर देना पड़ता है और रिसीव करना होता है, ये सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएं, इसीलिए इन्होंने फेसबुक के साथ समझौता किया है। कौन सी कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात हो रही है सैमसंग कंपनी की, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। और साउथ कोरिया में जो सियोल नामक जगह है उसमें इनका हेडक्वार्टर भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी नोकिया एक ऐसी कंपनी है जो कि साल 2000 से 2010 के बीच में एकदम टॉप पे थी मोबाइल मार्केट के मामले में, लेकिन जब भी इन पे मुसीबत आती है ये बाउंस बैक बहुत तगड़ा करते हैं और इसी वजह से ये फेमस भी हैं। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी अभी इंडिया वॉर गेम सेंटर, जो इनके यहाँ पे इंडिया वॉर गेम सेंटर है, इन्होंने इसे युगांडा देश को दे दिया है ताकि युगांडा देश अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए वो इस्तेमाल कर सके। तो इंडिया वॉर गेम है ना इसका नाम, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री भी इंडिया ही रही होगी। इतना आसान ये सवाल होता अगर एग्जाम में आ जाता तो ये देश था इंडिया जिसने अभी अभी अपने वॉर गेम सेंटर को युगांडा की सेना को दे दिया है। ऑप्शन बी। इंडिया जो है वो पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद पूरे विश्व भर में, और एरिया वाइज कि कौन देश सबसे बड़ा है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया की पोजीशन है 7वीं। उसके अलावा ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से जो इंडिया का समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। 12 मई 2020 को जो इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ऑप्शन सी। एग्जाम में कभी अगर ये आ जाए कि नर्सेस डे कब मनाया गया था तो उसकी तारीख याद रखिएगा, मई 2020, वो भी 12 मई। इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट था पुराने टाइम पे जिसके तहत भारतीय लोगों को इस बात का अधिकार दे दिया कि वो न सिर्फ लॉ मेकिंग में यानी कानून जिस प्रकार से बनता है उसमें ना सिर्फ ये लोग भाग ले पाएंगे बल्कि कानून किस प्रकार से इंप्लीमेंट होता है यानी एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, इसमें भी इंडियंस को शामिल किया जाएगा। तो ये सबसे पहली बार हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है यानी डी, बोथ ए एंड बी। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो लोगों ने मिलकर इसमें रिफॉर्म किए थे। जो लॉर्ड मिंटो थे उस समय वो भारत के वॉइस रॉय थे और जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी उस समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये थे मॉर्ले और मिंटो क्या थे? वॉइस रॉय। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि कौन किस पोस्ट पे था, तो ध्यान रखिएगा आप। साल 1961 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उससे ये शुरुआत हो गई थी कि अब बस बहुत हुआ, अब इंडियन को हमें कुछ ना कुछ अधिकार देने पड़ेंगे क्योंकि हम जहां पे राज कर रहे हैं वहां पे अगर वही लोग शामिल नहीं होंगे तो यहां राज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सोच उस समय बन चुकी थी अंग्रेजों की, स्पेशली 1857 की क्रांति के बाद। तो
तो यहां से सबसे पहली बार शुरुआत हो चुकी थी कि जितने भी भारतीय हैं इनमें से कुछ कुछ को जगह मिलनी चाहिए लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में, और इम्प्लीमेंटेशन में जगह पहली बार मिली थी 1909 में। इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके तहत भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था? बर्मा का इस समय नाम है म्यांमार। कब हुआ था ऐसा? ऐसा हुआ था 1937 में, और जिस एक्ट के तहत इसको लागू किया गया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज जो हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका ज्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही प्रेरित है। तो सबसे ज्यादा पार्ट किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इंडियन काउंसिल एक्ट तीन आए थे, बल्कि 1861, 1909 और 1892, ये तीन आए थे। 1919 में कोई इंडियन काउंसिल एक्ट आया ही नहीं था, तो ये ऑप्शन गया। 1864 में कोई इंडियन काउंसिल एक्ट आया नहीं था, ये ऑप्शन भी गया। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थापना पर आधारित है? तो ये है आर्टिकल 338A, ऑप्शन सी। 92वां संविधान संशोधन जो कि साल 2004 में लागू हुआ था, इसके तहत इस आर्टिकल को जगह मिली थी, और साथ ही साथ एक नया कमीशन बना था जिसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा गन्ने प्रोड्यूस करता है? तो ये है हमारा अपना उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, ऑप्शन ए। हरियाणा में एक फेमस जगह है गुरुग्राम, जिसे कॉरपोरेट सेक्टर का हब माना गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी इस समय अमरावती है। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि कब तक अमरावती ही इसकी राजधानी रहेगी, इसके बाद बदल जाएगी। महाराष्ट्र, जिसकी कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, इसकी राजधानी मुंबई है, जिसे माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश जो है एक चीज से और फेमस है, ये इंडिया का मतलब पहले नंबर का ऐसा राज्य है जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। ये भी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद है 27 नंबर कि सिल्क वॉर्म यानी रेशम का जो कीट है, उसकी जो लाइफ है कितने स्टेज में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं? तो 4 स्टेज में, एग, कैटरपिलर, प्यूपा और मॉथ, ऑप्शन डी। पुराने टाइम पे यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि ये जो हमारा सिल्क होता है, क्या ये नेचुरल फाइबर है? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये प्लांट प्रोडक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिल्क को बनाने के लिए आपको सिल्क वॉर्म का पालन करना होता है, आपको सेरीकल्चर करना होता है। इसका मतलब है रेशम कीट का पालन। तो ये एक एनिमल प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं? पहला जिला वो बताइए जो कि ईस्टर्न मोस्ट है, यानी सबसे पूर्वी स्थान पर वही है। और दूसरा जो जिला है उसका नाम बताइए जो कि वेस्टर्न मोस्ट है, सबसे पश्चिमी स्थान पे है। तो ईस्टर्न मोस्ट है बलिया और वेस्टर्न मोस्ट है शामली। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जिला कौन सा है? ये है सहारनपुर, जो कि पंजाब से निकलने के तुरंत बाद आपको मिल जाता है। और सबसे साउदर्न मोस्ट जिला कौन सा है, यानी सबसे दक्षिणी? तो ये है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जिले बताइए जो कि दिल्ली से अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। तो ये हैं गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा, और दूसरा है गाजियाबाद। गाजियाबाद को पॉपुलरली आप यूपी बॉर्डर भी कहते हो। कई बार रोडवेज की बसों में ये सीधे सीधे लिखा होता है यूपी बॉर्डर, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहले स्पीकर कौन बने थे? इनका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन ए। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? ये एक महिला है, इनका नाम बताइए जरा।
उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलप कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। ये 1974 में स्थापित हुआ था, 1974 में। ऑप्शन नंबर ए। आप सीधे सीधे इसी नाम से सर्च कर लीजिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अबाउट अस में जाके इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। आप लगातार हमारे वीडियोस देखते रहिए। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वेबसाइट पर जाके उनके अबाउट अस में आपको जाना चाहिए, इस बात की सारी जानकारी अलग अलग वीडियोस में आपको मिलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जहां पे राजा टोडरमल भूलेख ट्रेनिंग एंड सर्वे इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये है हरदोई, जो कि लखनऊ से 50-60 किलोमीटर आगे जाके आपको मिल जाता है। ऑप्शन सी। लखनऊ देहरादून रूट पे आपको ये वाला जिला जरूर मिलता है। अब ये जो प्लेस है, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो टॉप लेवल की पोस्ट पर जो लोग सिलेक्ट होते हैं ट्रेनिंग के लिए, यहीं पे जाते हैं। और जो ग्रेड बी और सी की पोस्ट हैं, जैसे लेखपाल, लोअर पीसीएस वाले बंदे, सब यहीं जाते हैं ट्रेनिंग करने। उत्तर प्रदेश लैंड रिवेन्यू एक्ट 1901 में जो सेक्शन नंबर 23 है, वहां पे किसके इलेक्शन की जानकारी दी गई है? मतलब किस पोस्ट के बारे में उल्लेख है? तो यह है लेखपाल। ऑप्शन बी। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो रिवेन्यू एक्ट है 1901 का, उसका कंटेंट बना दिया जाए क्या उसका वीडियो आपको चाहिए? ये वाली बातें आप यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। इनमें से कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास लैंड रिवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी होती है? तो ये हैं अमीन यानी सर्वेयर। ऑप्शन डी। चकबंदी लेखपाल का मेजर काम होता है लैंड मेजरमेंट। उनके पास ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाई जाती हैं उन्हें ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, जिससे वो किसान की खेती वाली जमीन आसानी से नाप सकते हैं। तहसीलदार का काम होता है दाखिल खारिज में डिसीजन लेने का। दाखिल खारिज का मतलब है कि अगर आपको खेती की ओनरशिप ट्रांसफर करनी है ताकि वो खेती बिक सके या फिर जो भी रीजन हो, उसमें जो ओनरशिप ट्रांसफर का जो फाइनल डिसीजन है वो तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार द्वारा लिया जाता है। 35 नंबर में आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी क्या? तो ऐसा नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। ये बात आप याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट यहां से गलत हो गया। दूसरा है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना देवपाल ने की थी। यह भी बात यहां से गलत है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी धर्मपाल ने। यह भी स्टेटमेंट यहां से गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? कोई भी नहीं। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। बिस्वासी, जो कि लैंड मेजरमेंट के लिहाज से, लैंड मेजरमेंट यानी कि जो यूनिट और टेक्निक होती हैं भूमि को नापने के लिए कि किसके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए, इसकी सबसे यूनिट होती है बिस्वासी। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो आप याद रखिएगा, इस बिस्वासी में कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं, कितने वर्ग गज होते हैं? तो 7.5 समथिंग वर्ग गज होते हैं इसमें। ऑप्शन ए। रैयतवाड़ी सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम था जो कि 1792 में आया था, जिसके हिसाब से कि किसी भी किसान को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को टैक्स देने के लिए ना बीच में जमींदार की जरूरत नहीं है, किसान सीधे जाएं और टैक्स दे दें अपना जाके। इस वाली व्यवस्था का नाम है रैयतवाड़ी सिस्टम। ये सबसे पहले 1792 में आई थी। मद्रास में किस जिले में, ये बताइए? इस जिले का नाम है बारामहल। ऑप्शन सी, जो कि चेन्नई मद्रास के पास है। बाकी आप इसमें एलिमिनेट कर लेते। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो वो मद्रास में कहां से आ गया? ऐसे ही बाकी ऑप्शन भी आप हटा देते। ये जो व्यवस्था है, इसको लागू करने का श्रेय जाता है टॉमस मुनरो को। किसको? टॉमस मुनरो को। देश के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के पद पर ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रह सकते हैं? तो 6 महीने तक।
क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट का एक नियम है कि अगर किसी कारण से वो खाली रहती है तो वो 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहनी चाहिए, 6 महीने तक चुनाव जरूर हो जाने चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में मेंशन है। इस वजह से आंसर हो जाएगा 6 महीने। इसके अलावा ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये एक पोस्ट अपने साथ और संभालते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के प्रमुख होते हैं ये। और जो भी इनकी सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं ना, वो इन्हें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की पोस्ट के लिए दिए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इन्हें कोई अलग से पेमेंट नहीं करी जाती है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए कि वाइस प्रेसिडेंट की पेमेंट कितनी होती है, तो आंसर होगा कुछ भी नहीं। इनमें से कौन से संस्थान की स्थापना साल 1969 में हुई थी? तो इस संस्था का नाम है ग्रामीण विद्युत निगम। 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी, ऑप्शन डी। बाकी कुटीर ज्योति स्कीम ये 1988 में आई थी। मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम 1974, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 1992 में आई थी। इस वजह से बाकी ऑप्शन आप ऐसे ही हटा सकते थे। 39 का होगा डी। 40 नंबर बात करते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जहां पे कम्युनलिज्म को परमिशन मिल गई थी? ये पूरी तरीके से लीगलाइज हो गया था, यानी कानून के अनुसार एकदम सही चीज थी ये। कम्युनलिज्म का बेसिक मतलब है जो कि धर्म के अनुसार लोगों को बांटने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, अगर को किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में, इतने पूरे एरिया में एक बंदा चुनाव में खड़ा हो गया और वो मुस्लिम निकला, तो इसको वोट देने वाले मुस्लिम हो सकते हैं बस, कोई और उसको वोट नहीं देगा। तो ये वाली चीज थी कम्युनलिज्म में। इस वाली बात को लागू किसने कर दिया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात भी करी है कि इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, ऑप्शन बी। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश में 2 सदनीय व्यवस्था, जैसे आज की डेट में देश के ऊपर यानी सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के तरीके इस एक्ट के तहत 2 हाउसेस आए थे। पहला था लोअर हाउस, जिसे कहा जाता था हाउस ऑफ पीपल, दूसरा था अपर हाउस, जिसे कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। ये 2 हाउसेस बने थे सेंटर लेवल पे, और स्टेट लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस हो गई थी, यानी स्टेट वाले चाहें तो अपने 2 सब्जेक्ट अलग बना सकते हैं, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं डायरकी, और ये स्टेट लेवल पर आई थी 1919 में। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1892 के अंदर इलेक्शन जैसा कोई टर्म इंट्रोड्यूस तो किया नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा आगे जाके, ऐसा पूरा हिंट दे दिया गया था।